हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई लिखाई आपकी निरंतर आगे चल रही है और आप विशेष ध्यान दें रिवीजन पर। ठीक है, आप विशेष ध्यान दें रिवीजन पर। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक हमारा? देखिए, सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ आपको 5 मिनट मेरे साथ बने रहना है और कंप्लीट रिवीजन हम कर लेंगे। सेकंड चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया है अब तक, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश, यदि भारत के भौतिक प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है, तो भारत के भौतिक प्रदेश सेकंड चैप्टर है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। उसमें पहला ही टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है भारत को भौतिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पूरे संपूर्ण भारत को यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए, विजुअलाइज किया जाए, तो कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो क्या है, ये आपका रहा 4। कितना? 4। ठीक है, फर्स्ट क्या है, और यदि उप भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से बांटा जाए तो क्या है? 6। तो ये 4 कौन कौन से हैं? ये 4 हैं। पहला, उत्तर भारत की, संपूर्ण उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, नॉर्थ इंडिया की है ना, विशाल पर्वतमाला। सेकंड टॉपिक क्या है? यदि हम उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, विशाल प्लेन, तो पर्वतमाला माउंटेन यानी कि है ना, ये माउंटेन और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये 2 टॉपिक, दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है, तो अभी तक इतना ही रिवीजन हम करेंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है। और चौथा हमें पढ़ना है क्या? चौथा में पढ़ना है आपका जो तटीय मैदान है, तटीय प्लेन है, एंड द्वीप समूह को आपको पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक आपको इस सेकंड चैप्टर में पढ़ने हैं और हम दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स की, इन दोनों टॉपिक्स के रिवीजन की बात करेंगे, तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला की हम बात करेंगे तो हमने कैसे पढ़ा है? ये 2 प्रकार से बांटकर आपको पढ़ाया है। एक पढ़ा हमने ट्रांस हिमालय के रूप में और दूसरा पढ़ा है क्या? दूसरा मूल हिमालय के रूप में। तो ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा क्या? ये आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और क्या है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इनके दोनों के बीच में क्या है? ITSZ है, ITSZ को हमने देखा था। ये बृहद हिमालय है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट है क्या? ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी है। तीसरा पॉइंट है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और इसमें इस शिवालिक हिमालय को हमने आगे चलकर क्या कर दिया है? NEH के नाम से, NEH, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के नाम से पढ़ा था, और दोनों के द्वारा ये है HFF। ठीक है, यहाँ ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में क्या है? जो निम्न स्थान है वो ITSZ, इंडो तिब्बत संचार जोन, और ये हिमालयन फ्रंट फोल्ड के द्वारा अलग हो रहा है। अब इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो इसके अंतर्गत हमने ये, यदि हम देखेंगे, सनी देओल की मूवी हमने बताई थी, कौन सी? ढपली ला मेरी अब और मिस करेगी वो मुझे और पड़ जाएगी। डाफला अब और पहाड़ी, मिसनी पहाड़ी, और क्या है? ये आपका पटगोई पहाड़ी, और क्या था? मिकिर था और रेंगमा था, आसाम क्षेत्र में है। और आपका यदि हम मेघालय क्षेत्र में जाएंगे तो गारो, खासी और जयंती।
ठीक है। और इधर की तरफ चलेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश से नीचे चलेंगे, पटगोई से नीचे चलेंगे तो नागा पहाड़ी है, फिर मणि पहाड़ी है, फिर लिवसाई पहाड़ी है, फिर मिजो पहाड़ी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पहाड़ी हम NEH के रूप में पढ़ रहे हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। और ये सब किससे अलग हो रहा है, HFF के द्वारा अलग हो रहा है। तो ये रहा आपका पूरे उत्तर भारत का रिवीजन, पूरे उत्तर भारत का रिवीजन। ये आपको भौतिक रूप से ध्यान में रखना है। और इसके साथ क्या है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपका दर्रा है, ठीक है, क्या है, ये आपके दर्रे हैं और ग्लेशियर हैं, ये सब जो आपने पढ़ा है, ये सब तब इसको जान लेंगे तभी तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। और हिमालय का लास्ट में विभाजन पढ़ा है, नदियों के आधार पर, रिवर्स के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर और जो अभी चल रहा है वर्तमान में, सेकंड टॉपिक चल रहा है प्लेन्स, मैदान। तो मैदान को हम दो प्रकार से देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में और पश्चिम से पूर्व के क्रम में। उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, आप देखते हैं भाबर का मैदान, ठीक है, भाबर का मैदान, और ये आपका भाबर के बाद तराई का मैदान, ठीक है, तराई के बाद क्या, खादर का मैदान, और खादर के बाद आपका बंगाल का मैदान, ठीक है, ये आपने देखा। और भाबर का मैदान कंकड़ पत्थर युक्त है, तराई का मैदान दलदली है, खादर का मैदान प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा इस भूमि का नवीनीकरण कर दिया जाता है। और बंगाल का मैदान कभी खादर ही हुआ करता था, लेकिन क्या है, अब ये धीरे धीरे जलोढ़ अवशोधों के कारण ये स्थान ऊंचा हो गया है, तो यहाँ पर भूमि का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, खादर में ये खर्च कम हो जाता है। यदि पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखें तो अभी हम दो चीजों को ही पढ़ा है हमने, एक क्या है अपने ये आपका पूर्व से पश्चिम क्रम में राजस्थान के मैदान को खत्म किया है, ठीक है, राजस्थान के मैदान को खत्म किया है। और राजस्थान का मैदान का जो निर्माण हुआ है वो समुद्र के संकुचन से हुआ है, समुद्र के संकुचन से हुआ है। तो समुद्र को यहाँ देखने को भी मिलता ढेबर झील, ढेबर झील इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या है, खारी है, ठीक है, खारी है। नेक्स्ट हमने पॉइंट अरावली पर्वत को भी यहाँ पर देखा। अरावली पर्वत क्या है, ये जलवायु विभाजक का कार्य करता है। तो इसकी इस तरफ गंगा नदी द्वारा जो मैदान है उसमें नमी है, और दूसरी तरफ शुष्क मैदान है। इसके विषय में और विस्तार से हम जब केंद्रीय उच्च भूमि के विषय में पढ़ेंगे आपको बताएंगे। फिर यदि आप सेकंड टॉपिक लेके चलते हैं तो सेकंड टॉपिक तो हमारा आज ही स्टार्ट होना है। ये राजस्थान का मैदान हमने स्टार्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब है कश्मीर, कश्मीर व पंजाब का मैदान, कश्मीर व पंजाब का मैदान। 2 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सब कुछ क्लियर है? आंखें बंद करिए और सोचिए पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा 15-20 पेज का जो आपका पॉइंट है वो सब कुछ यही है। यदि आपको क्लियर है तो ठीक है। और मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं आपका, ठीक है। आप डालेंगे कश्मीर व पंजाब का मैदान, कश्मीर व पंजाब का मैदान, कश्मीर व पंजाब का मैदान, ठीक है। अब ये डायग्राम आप बना लेंगे, ये तो दिमाग में बस गया होगा आपके, ठीक है। इतना डायग्राम आप बना लेंगे। देखिए यहीं से निकालेंगे आंसर, कश्मीर व पंजाब का मैदान, आप डंडा और वे आप, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नीचे अगले से नोट, कुछ नोट लिखेंगे 2 आप, ठीक है। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा और उसके नीचे लिखेंगे 2 आप, ठीक है, 2 आप लिखेंगे। 2 नदियों के मध्य
जलोढ़ीय अवसादों से, दो नदियों के मध्य जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब कहते हैं, दोआब कहते हैं। यह भूमि कृषि दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है, अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करो ये क्या है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, ये पाकिस्तान की तरफ से जाती है, इसमें बाद में आके झेलम नदी मिलती है। ठीक है, तो ये नदी कौन सी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, और ये कौन सी है, झेलम। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच के स्थान को, इन दोनों नदियों के बीच के स्थान को कहते हैं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी, तो इनके बीच के स्थान को सिंधु सागर दोआब कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। तो बात समझ आई। तो ये क्या है, ये इनके बीच का उपजाऊ स्थान है, तो सिंधु सागर दोआब कह दो, सिंधु सागर मैदान कह दो। ठीक है, तो आपने लिखा दोआब क्या चीज होती है। एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखूंगा। ठीक है, फिर लिखेंगे इसी में नोट नंबर 2 डाल लीजिए आप, नोट नंबर 2 डाल लीजिए। लिखेंगे पंजाब, क्या लिखेंगे, पंज आब, पंज, ये दो आब है, ये पंज आब है ना। तो कैसे लिख देंगे, पंज आब ही लिख दो, पंज आब लिख दो, या लिख दो आप पंजाब। ठीक है, तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे पंजाब या पंज आब। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे पांच नदियों के मध्य जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो ये विशेष बातें रही। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले डायग्राम आपने बना लिया है। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट मेंशन कीजिए, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, और पहला टॉपिक लिखिए अपना, आप पहला टॉपिक लिखिए सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। पहला टॉपिक लिखेंगे सिंधु सागर दोआब। ठीक है, तो लिखेंगे सिंधु नदी और झेलम नदी के जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित, सिंधु नदी और झेलम नदी के जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित मैदान को सिंधु सागर मैदान या सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, छाछ दोआब सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो ये है आपका सिंधु नदी, और इसके नीचे आ रहा है आपका ये चिनाब, ये आपका यहां पर ये चिनाब नदी है। कौन सा, चिनाब नदी। तो यहां का जो बीच का स्थान है, ये जो बीच का स्थान है, अलग कलर से ले लेंगे इसको, ये छाछ दोआब के नाम से है, छाछ दोआब के नाम से है। ठीक है, तो जैसा लिखेंगे झेलम नदी और चिनाब नदी, झ से झेलम, ये झ और छ एक से दिखाई देता है, ये ध्यान रखेंगे। छाछ दोआब लिखेंगे, छाछ दोआब कैसे लिखेंगे, झेलम नदी और चिनाब नदी के जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित
मैदान को छाछ दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छाछ दोआब के नाम से जाना जाता है। फिर लिखेंगे आपका यहां पर है रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। रावी नदी। तो ये च है, ये क्या है? च। तो ये है क्या? रेचना। रेचना दोआब। तो लिखेंगे अगला रेचना दोआब। क्या है? रेचना दोआब। डैश लगा लिखेंगे चेनाब नदी, चेनाब नदी और रावी नदी, चेनाब नदी और रावी नदी के मध्य जलोढ़ीय अवसादों से, जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित मैदान को रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है। कौन सा? रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है, रेचना दोआब। नेक्स्ट लिखेंगे आप अपना बारी दोआब। क्या आता है? बारी दोआब, बारी दोआब। ठीक है, तो ये है आपका यहां पर व्यास नदी, व्यास, व्यास। तो ये क्या है? ये आपका रावी, ये भी क्या है? वे आ रहा है और ये वे आ रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या कर लेते हैं? इसको बै मान लेते हैं। क्या मानते हैं? बै, रावी। तो बारी दोआब लिखेंगे रावी नदी, रावी नदी और रावी नदी और व्यास नदी के मध्य जलोढ़ीय अवसादों से, के मध्य जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित मैदान को बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे आपका क्या? कलर आपका दूसरा ले। नेक्स्ट है विष्ट दोआब, विष्ट दोआब, विष्ट दोआब। तो यहां पर ये नदी है सतलज। क्या है? सतलज, सतलज। 1 2 3 4 5। ठीक है, सतलज। तो यहां पे लिखेंगे व्यास नदी, वैसे व्यास और वैसे विष्ट। ठीक है, व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास नदी और सतलज नदी के मध्य, व्यास नदी और सतलज नदी के मध्य जलोढ़ीय अवसादों से, जलोढ़ीय अवसादों से निर्मित मैदान को विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे 1 2 3 4 5। ये इधर लिख दिया हमने, झेलम नदी इधर लिख दिया है। चाहो तो आप इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? ये लिखा तो है, सिंधु इधर है, झेलम इधर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान बनेगा वो 5 स्थान होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन 5 स्थान को क्या बोलते हैं? स्थानीय स्तर पर तो हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन यदि कंबाइंड में देखें तो ये क्या है? ये पंजाब, पंजाब यानी कि पंजाब मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आपने टॉपिक लिखा था क्या? कश्मीर व पंजाब का मैदान। ठीक है, और ये सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का पूरा स्थान क्या है? ये पंजाब का मैदान है। तो नीचे नोट करके लिख लेंगे, नीचे नोट। उपयुक्त, उपयुक्त 5 प्रकार के मैदान, उपयुक्त 5 प्रकार के मैदान को सम्मिलित रूप से पंजाब का मैदान कहा जाता है, पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये डायग्राम आप बना लीजिए। कम से कम 20 क्वेश्चन का आंसर देगा आपको, कम से कम 20 क्वेश्चन का आंसर देखा। नजर चाहिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी से एग्जाम आएगा, ये गारंटी है, उसी से एग्जाम आएगा।
लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नजर चाहिए, ठीक है, दिमाग आपको खुद ही लगाना होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बना लीजिए पूरे को जल्दी से। एक छोटा सा इसमें अगला मैदान मुझे और कराना है, बन गया होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, बताइए चेनाब और रावी के मध्य, चेनाब और रावी के मध्य उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो च से चेनाब और आगे की जो चीज बनी है वो च से बनी है, रे चिना दोआब, ठीक है, रे चिना दोआब। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इन मैदानों को क्रम में लगाने के लिए बोलेगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो सिंधु सागर दोआब, छाछ दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, विष्ट दोआब, ठीक है। दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, या इन नदियों को क्रम से लगाने के लिए पूछ देगा। कौन सा? सिंधु नदी, झेलम नदी और क्या, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। या फिर कहेगा बताइए इसका संबंध किससे है? तो चेनाब के आगे क्या लिख देगा? चेनाब के आगे लिख देगा चेनाब डैश रावी के आगे लिख देगा विष्ट दोआब, और सिंधु डैश झेलम के आगे क्या लिख देगा? ये बारी दोआब। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अरे क्वेश्चन एग्जाम जो क्रैक करते हैं वो बच्चे कोई अलग नहीं होते, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, लेकिन क्या है, बस नजर चाहिए, आपको नजर चाहिए। और नजर कब बनती है? नजर धीरे धीरे बनती है। पकड़ आपकी होनी चाहिए बेसिक। एक बार आपने एबीसीडी पढ़ी थी ना, अरे एक बार आपने एबीसीडी पढ़ी थी, तो अब चाहे आपने इंटरमीडिएट किया हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, तो ये भी क्या है? ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। यदि आपने यही पढ़ लिया ढंग से तो ऐसा हो नहीं सकता आपको कोई एग्जाम ना निकले। बस आपको पूरा मुट्ठी में होना चाहिए। पूरा ज्योग्राफी जिस दिन पढ़ा देंगे वो पूरा ज्योग्राफी आपका एक दिन में रिवाइज होना चाहिए, यानी कि वो 1.5-2 महीने की पढ़ाई पूरा आपको एक दिन में रिवाइज होनी चाहिए। क्या जियोमॉर्फोलॉजी क्लियर है आपको? जियोमॉर्फोलॉजी क्लियर है? क्या वो आपको काम नहीं आ रही? क्या वो आपको काम नहीं आ रही? अभी आएगी, अभी आएगी जब हिमालय का निर्माण होगा, ठीक है। जब हिमालय का निर्माण होगा आपको पता चलेगा, ठीक है। क्या ये जो मैदान हैं इसमें जो आप देख रहे हैं, मैदान के निर्माण में जियोमॉर्फोलॉजी का रोल नहीं है? अरे रोल क्यों नहीं है? रोल तो बहुत बड़ा है। बस ये क्या है, नजर चाहिए देखने के लिए, वो नजर चाहिए। तो मेंस में क्या होता है? मेंस में इसी सबको मिलाकर पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक। कौन सा टॉपिक है अगला? कौन सा टॉपिक है आपका? आप पढ़ रहे हैं मैदान, ठीक है। और मैदान में मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं। ये आपका अगला टॉपिक है, पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा गंगा का मैदान, ठीक है। तो चलो कर लीजिए इसको जल्दी से। गंगा के मैदान को भी खत्म कर लेते हैं और इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक आपके इसमें बचेगा, क्या? आसाम का मैदान, ठीक है। आसाम का मैदान किसके द्वारा बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो टॉपिक लिखेंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। देखिए गंगा नदी, यदि गंगा नदी को देखें तो गंगा नदी उत्तर भारत की, गंगा नदी उत्तर भारत की इकोनॉमिक बैकबोन कही जाती है, इकोनॉमिक बैकबोन कही जाती है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर भारत की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गंगा से ही संबंधित है। हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जितनी भी गतिविधि होती हैं सब गंगा की वजह से होती हैं, ठीक है। तो इसलिए उत्तर भारत की इकोनॉमी, यदि उत्तर भारत से गंगा को हटा दिया जाए तो जीवन क्या हो जाएगा? जीवन
असंभव सा हो जाएगा। इसलिए गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। पूरे उत्तर भारत को एक माँ की तरीके से कौन पाल रही है? वो गंगा नदी पाल रही है, इसलिए इसको गंगा माँ कहा गया है। तो पहले आप इसी बात को लिख लें, गंगा का मैदान। ठीक है, तो लिखेंगे गंगा नदी भारत के विशालतम भौगोलिक क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है। इसी कारण इसे उत्तर भारत की इकोनॉमिक बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि इसी के द्वारा लाए गए जरूरी अवसादों से उत्तर भारत में एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसी मैदानी क्षेत्र में उत्तर भारत की लगभग समस्त कृषि कार्य और जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। समस्त कृषि कार्य भी होता है और जनसंख्या भी इसी मैदान में निवास करती है। इस मैदान को अध्ययन की दृष्टि से निम्न 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 प्रकार में इसको बांट के देखेंगे। नंबर 1 बड़ा मैदान है उच्च गंगा का मैदान। नंबर 2 मध्य गंगा का मैदान। और नंबर 3 निम्न गंगा का मैदान। मैं अपने विषय में बताऊं तो हम मध्य गंगा के मैदान में ही रहते हैं। ये हमारी तो कॉलोनी का नाम भी क्या है? मध्य गंगा नहर कॉलोनी। मध्य गंगा नहर कॉलोनी। मध्य गंगा नहर कॉलोनी में रहते हैं। कहां पर? हस्तिनापुर में। ठीक है, मध्य गंगा नहर कॉलोनी में रहते हैं हस्तिनापुर में। तो हमारे पापा सिंचाई विभाग में हैं, नहर विभाग में हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो नहर जो गंगा से निकली हुई जो धाराएं हैं वो क्या है? जो सिंचाई के लिए यूज की जाती हैं उन्हें नहर कहते हैं। और मध्य गंगा डिपार्टमेंट अलग है, तो उसी ने एक कॉलोनी बना रखी है जिसमें हम रहते हैं। तो इसके हम बात करेंगे मध्य गंगा मैदान के विषय बाद में। सबसे पहले बात करते हैं उच्च गंगा का मैदान। तो डाल दीजिए उच्च गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान। तो यदि हम एक रफली मैप बनाएं, ये आपका रफली मैप बनाएं। ठीक है, तो ये बांट देते हैं हम इन पार्टों में। ठीक है, तो ये पूरा लगभग उत्तर प्रदेश की मैपिंग की है हमने। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहां से यहां तक का पोर्शन ये कहलाता है उच्च गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान कहलाता है। तो यहां पर इस पोर्शन को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं।
रुहेलखंड का मैदान कहते हैं रुहेलखंड। ठीक है, और ये पोर्शन यहां से ऐसे किया जाएगा, ये बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड का मैदान है, और ये अवध का मैदान है, ये अवध का मैदान है, ये अवध का मैदान है। तो इस प्रकार से उच्च गंगा के मैदान को हम 3 प्रकार से देखते हैं, उच्च गंगा के मैदान को हम 3 प्रकार से देखते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिए। पूरा उत्तर गंगा नदी ने पूरे उत्तर प्रदेश को क्या किया है, वो मैदानी क्षेत्र में कन्वर्ट किया है। तो आप ये डायग्राम बनाइए जल्दी से, फिर इसके बारे में थोड़ी सी लिखते हैं। लिखेंगे, आपने डायग्राम बना लिया, गंगा का मैदान 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, और पहला डायग्राम बनाया आपने उच्च गंगा का मैदान का। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड, उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड तथा अवध के मैदान को और कुछ मात्रा में बुंदेलखंड के मैदान को उच्च गंगा के मैदान के अंतर्गत रखा जाता है, उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत रखा जाता है, उच्च गंगा के मैदान के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे